जापान में जहां भारत के इकोनॉमी के आगे बढ़ने के बाद एक छटपटाहट देखी जा रही है जापानियों के बीच में, तो वहीं ईरान ने परमाणु बम गिराने की धमकी दी है और ईरान के धमकी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। जानेंगे क्या है मामला। भारत बहुत जल्द दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल भारत जापान को पीछे छोड़ देगा, जो टोक्यो के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जापान के लोगों के लिए ये सबसे अपमान की बात है कि साल 2010 तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन मात्र 15 सालों के अंदर जापान 5वें स्थान पर खिसकने वाला है। अप्रैल के अंत में जारी अनुमानों के मुताबिक IMF ने एक संकेत दिया है कि भारत की नॉमिनल GDP 2025 में होगी 4.34 ट्रिलियन अरब डॉलर रुपए, 4.34 ट्रिलियन डॉलर रुपए, जो जापान के 4.31 ट्रिलियन अरब डॉलर से ज्यादा होगी। IMF का पिछला अनुमान था कि भारत 2026 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, लेकिन क्या हो रहा है कि भारत को ये मौका पहले ही मिल रहा है। 2026 नहीं, 2025 में ही भारत जापान को पछाड़ रहा है और इसके पीछे कारण क्या है? कारण है जापानी मुद्रा येन। जापानी मुद्रा येन लगातार पिछड़ रही है। जापान एक साल पहले तक तीसरे नंबर पर था, लेकिन पिछले साल जर्मनी ने उसे पीछे छोड़ दिया और अगले साल भारत भी जापान को पीछे छोड़ने वाला है और ये जापानियों के लिए 2020 के ही सदमे के समान है, जब उसे चीन ने छोड़ा था। फुजित्सु की ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट के मुख्य नीति अर्थशास्त्री मार्टिन सुल्ज का कहना है कि जापान के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता है और कुछ लोग इसके बारे में खुलकर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए शर्मनाक है और इसे हल करना बहुत मुश्किल है। मार्टिन सुल्ज के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने जापानी अर्थव्यवस्था में आने वाले परेशानियों को पहचाना और 2012 में PM बनने के बाद जापानी विकास को बढ़ाने के लिए एबनॉमिक्स नाम के व्यापक प्रोजेक्ट की घोषणा की। शिंजो आबे ने मुख्य तौर पर 3 नए प्रोग्राम की घोषणा की थी, जिसमें बैंक ऑफ जापान द्वारा आराम से पैसे देने की घोषणा करना, सरकारी खर्च के माध्यम से राजकोषीय प्रोत्साहन देना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना, लेकिन तीसरा कार्यक्रम फेल हो गया। 2 कार्यक्रम तो लागू हुए। सुल्ज ने कहा कि एबनॉमिक्स का पूरा विचार व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देना था, लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपने देश में भी सुधार करने की जरूरत थी। लेकिन ऐसे देश में ऐसा करना बहुत कठिन है जो बूढ़ा हो रहा है, जहां परिवर्तन, डिजिटलीकरण और कई विकास कार्यक्रमों के लिए लोग विरोध करने लगते हैं। जापानी सरकार में शामिल ज्यादातर लोग लंबे समय से पदों पर है और वो बस पुराने तरीकों से काम करना पसंद करते हैं, नया तरीका अपनाना ही नहीं चाहते हैं। वहीं कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध ने भी जापान की अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने 2 मई को एक रिपोर्ट जारी किया था और रिपोर्ट जारी करके टोक्यो के ऊपर दबाव डाल दिया। OECD ने पूरी दुनिया के लिए 3.1 के ग्रोथ रेट की भविष्यवाणी की, जो कि फरवरी की रिपोर्ट में 2.9% से ज्यादा है, जिसमें क्या अनुमान लगाया गया कि अमेरिका और चीन दोनों पिछली भविष्यवाणियों से आगे निकल जाएंगे। लेकिन पेरिस स्थित इस संगठन ने जापान की संभावित वृद्धि को 1% से भी कम कर दिया। वैश्विक रणनीतिकार और टोक्यो में निक्को एसेट्स मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर नाओमी फिंक ने कहा कि जापान की कुछ आर्थिक अव्यवस्था को स्थिर आर्थिक विकास के 3 खोए हुए दशकों से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जापान भारत में होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का मुकाबला नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों के लिए उभरते बाजारों की तुलना में धीमी गति से विकास करना पूरी तरीके से सामान्य है। उन्होंने कहा कि जापान बुनियादी ढांचे में भारत के निवेश और तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग से मेल नहीं खा सकता है, और जबकि जर्मनी का सवाल है तो जापानी मुद्रा येन का वैल्यू यूरो की तुलना में 40% नीचे गिर गया है, जिससे जापान जर्मनी से पीछे चला गया है। सुल्ज का कहना है कि कमजोर येन इस समय जापानी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि अतीत में अगर सरकारें कुछ नहीं करती
तो भी मुद्रा वापस मजबूत हो जाती, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाजार में सरकार का हस्तक्षेप निरर्थक रहा है और जब तक ब्याज दरें स्थिर रहेंगी तब तक ऐसा ही रहेगा। माना जा रहा है कि इस समस्या का समाधान ये है कि बैंक ऑफ जापान काफी कड़े नियम अपनाए ताकि उसके देश में सुधार आना पड़े। वैसे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चाहे जापान के लोगों को अपमान महसूस हो या जो कुछ भी महसूस हो, इस वक्त तो भारत का मुकाबला करना संभव नहीं है और जापानियों को अपनी अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट वाला कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा, क्योंकि माहौल भी यहाँ पर उनके अनुरूप नहीं दिख रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और टेंशन खड़ी हो गई है और टेंशन ये है कि ईरान ने धमकी दे दिया है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसे अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस हुआ तो वो परमाणु हमले से नहीं चूकेगा। ईरान ने इजराइल का नाम लेते हुए कहा कि अगर वो बाज नहीं आता है तो वो अपनी कसम भूल जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास के बीच महायुद्ध हम दुनिया को जलते हुए देख रहे हैं। लाखों लोगों के कत्लेआम, बहुत सारी अमूल्य संपदा खाक हो रही है और इसके बावजूद तीसरे महायुद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। ईरान ने धमकी दी कि अगर उसे अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस हुआ तो वो परमाणु हमले से नहीं चूकेगा। ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार ने कहा कि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अगर उसे इजराइल से खतरा महसूस हुआ तो वो परमाणु युद्ध नीति को लेकर खाई अपनी कसम को भूल जाएगा। पिछले कुछ महीनों में इजरायली हुकूमत हमास आतंकियों को जड़ से खत्म करने के चक्कर में पूरी दुनिया से पंगा भी ले रही है। पहले उसने गाजा शहर में एक्शन लिया और अब हमास को खत्म करने के लिए राफा में एक्शन कर रहा है। हमास को चोट पहुंचाने के लिए इजराइल उसके कथित दोस्तों को भी निशाना बना रहा है। ईरान के कमांडरों को हवाई हमले में मौत के घाट उतारकर इजराइल इस मुस्लिम देश से पंगा ले चुका है। जवाब में ईरान ने भी काउंटर अटैक कर दुश्मनी को और हवा दे दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार ने कहा है कि इजराइल से तेज होती दुश्मनी ने उसे अपनी परमाणु नीतियों को बदलने पर मजबूर कर दिया है। ईरान ने जोर देकर कहा है कि अगर इजराइल उसके लिए खतरा महसूस हुआ तो परमाणु हमले से पीछे नहीं हटेगा। ईरान का इजराइल को परमाणु हमले की धमकी देना मामूली बात नहीं है, खासकर तब जब दुनिया पहले ही 2 महायुद्ध में अपनी आंखों के सामने देख चुकी है। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। उधर इजराइल और हमास के नामो निशान को मिटा देने की कसम खा चुका है। पहले गाजा को शमशान बनाया और अब राफा शहर में नरसंहार का खतरा बढ़ रहा है। इजरायली सेना राफा पर कभी भी हमला कर सकती है। अनुमान है कि राफा में कम से कम 16 लाख फलस्तीनी रह रहे हैं। इनमें से लाखों गाजा से भागने हुए वो लोग हैं जो सब कुछ गंवा चुके हैं। खामनेई के सलाहकार कमल खर्राजी ने बड़ा बयान देकर तीसरे महायुद्ध की संभावनाओं को बढ़ा दिया है और कहा है कि अचानक ही नहीं भड़का है, क्योंकि इस साल अप्रैल की शुरुआत में सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर बमबारी के जवाब में ईरान और इजराइल के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। हालात ये हो गई कि ईरान ने सीधे इजरायली क्षेत्र को निशाना बनाते हुए विस्फोटक ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी है। ईरान के पास यूरेनियम का भंडार है और ऐसे में ईरान ऐसा कर भी सकता है। ऐसा करने में उसे दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।